फारूक खान हुए ओहदे से मुस्तफा। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अहम सियासी जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। कुपवारा के साधना टॉप पर हादसा, सोमो गाड़ी को ले गया बर्फ का तोदा। इंतजामिया ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आलमी तौर पर आज मनाया जा रहा है जंगलात के तहफ्फुज का दिन। वादी में मुख्तलिफ तकारीब का किया गया इनेकाद। सबुज सोने के तहफ्फुज को लेकर लोगों ने उठाए सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कल शाम देर गए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो मुस्तफी हुए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उन्हें अहम सियासी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि फारूक अहमद खान के बारे में अगर बात करें तो उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने पहले ही अपनी शमूलियत इख्तियार की थी भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का मुशीर तैनात किया गया था। आज अपने ओहदे से मुस्तफी हुए हैं और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सोर्स के मुताबिक खबर आ रही है कि उनके इस्तीफा होने का मकसद है कि उनको अब पार्टी के लिए काम करना है। आने वाले जो असेंबली इंतखाबात होंगे उनमें एक अच्छी और अहम जिम्मेदारी फारूक अहमद खान को दी जा सकती है। इसी पे हम आगे बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। सनम, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे क्या वाकई में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है या कोई और मामला है जिसके पेश नजर फारूक अहमद खान मुस्तफी हुई अपने ओहदे से? देखिए, अगर हम फारूक अहमद खान का पिछला रिकॉर्ड देखें, हम अगर खंगालते हैं तो वो पुलिस में थे और पुलिस में उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब सबरवाल यहाँ पे डीजी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने टास्क फोर्स बनाया जिसको आजकल एसओजी कहा जाता है और इस टास्क फोर्स को हेड किया। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस किए, बड़े कामयाब भी उसमें रहे और उसके बाद उन्हें आईपीएस भी दिया गया। काफ़ी टाइम इस जो टास्क फोर्स है इसको हेड करते रहे और जब रिटायर हुए तो बीजेपी के बहुत क्लोज वो देखे जाने लगे और फिर उन्हें नेशनल जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी का वो सौदे पे भी उसको काम करने का मौका दिया गया। उसके बाद उन्हें एक एलजी के बतौर लक्षद्वीप भी भेजा गया और फिर उसके बाद जब यहाँ पे पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनकी जब वो यहाँ पे गवर्नर तैनात हुए तो इन्हें स्पेशली तौर पे यहाँ भेजा गया, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को असिस्ट करने के लिए एज एडवाइजर के तौर पे। और उसके बाद आज के जो एडवाइजर हैं जो इनको भी इन्होंने काफ़ी टाइम से असिस्ट किया, साथ मदद की, साथ काम किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल अचानक जम्मू में जब वज़ीर दाखिला आते हैं, वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को वहाँ पे जो एजेंसीज हैं या दूसरे जो इदारे उनसे बात करते हैं तो उसके बाद इन्हें बताया जाता है कि आप दिल्ली जाएं और ये फ़ौरन दिल्ली निकल जाते हैं और दिल्ली में इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसके फ़ौरन बाद दूसरे दिन का रिजिग्नेशन आता है। तो अब अगर क्लोज क्वार्टर्स पे नज़र रखी जाए तो क्या है, क्यों उनसे रिजिग्नेशन लिया गया? क्या कोई उनकी जब मेरी बात होती है उनसे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो इस खुशी के पीछे की कहानी हम यही अखज़ कर सकते हैं कि इस वक्त या उनके क्लोज क्वार्टर्स से हमने जो नतीजा निकाला कि इस वक्त बीजेपी को जम्मू कश्मीर में जो चुनावी सरगर्मियां शुरू कर रही है या किसी हद तक कहें कि हम कर चुकी है, उसमें फारूक अहमद खान को कोई पॉलिटिकल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिल रहा है। और वो रोल ठीक इसलिए मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कोई बड़ा फेस नहीं, मुस्लिम फेस नहीं है। उनके पास नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में देवेंद्र सिंह राणा है, जितेंद्र सिंह है,
में या दूसरे बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम फेस बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जिस पे वो दाव लगा सके, जिस पे वोटर्स को कन्फाइन कर सकें। तो साफ जाहिर है आने वाले इंतखाबात हैं और इंतखाबात से पहले फारूक अहमद खान को बीजेपी पार्टी में कोई बड़ा ओहदा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड दिया जा सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। उसी वजह से उन्हें रिजाइन दिया है। असलम, जैसे आपने खुद कहा कि जब वजीर दाखिला जम्मू आए थे तो एंड वजीर दाखिला के दौरे के बाद ही जो फारूक अहमद खान है उन्होंने अपना पद छोड़ा, उन्होंने वो मुस्तफी हुए हैं। तो क्या बात हो गई होगी कि इंतखाबात अब बहुत करीब है जम्मू कश्मीर में? क्या इसको लेकर अगर हम बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस तरह शुरुआत अपनी कर रहा है, जो बाकी यहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, तो क्या उन्होंने जो अवामी राब्ता मुहिम है उसमें तेजी लाई है? अब अवाम के पास जा रहे हैं अपने वोट लेकर, अपने मंशूर लेकर, क्योंकि 370 की मंसूखी के बाद ये पहला इंतखाब है और ये माना जा रहा है कि ये इंतखाबात इस वक्त से सख्त है कि आपको लोगों को कन्विंस करना है कि आपको वोट क्यों देंगे। क्योंकि पुरानी सियासत, अगर हम बात करें आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले की सियासत की बात करें, तो अब की सियासत जो है मुख्तलिफ नजर आ रही है। आपको वोटर को कन्विंस करना है, जैसे यहां की रीजनल पार्टीज की अगर हम बात करें, तो क्या राब्ता मुहिम को अब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उसके साथ साथ अपनी पार्टी है या सजाद अली लोन की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के क्लोज क्वार्टर्स, जो टॉप क्वार्टर्स हैं, वो अब ये मान चुके हैं। अगर आपको अंदाज होगा, परसों दमाल हांजीपोरा में उमर अब्दुल्ला, जिसके बारे में बताया जा रहा था अब तक कि वो अलायंस के, गुपकार अलायंस के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, खिलाफ नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी उस तकरीर में आप देखिएगा, उन्होंने तब भी वहां पर बताया कि हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी करनी होगी, हमें इस मुसीबत से निजात निकालनी है। तो स्ट्रेटजी हमारे पास जो जराए, टॉप जराए से जब हमने बात की, उनका यही कहना था कि स्ट्रेटजी एक किया कि मिल के इलेक्शन लड़ना है। तो गुपकार अलायंस अगर मिल के इलेक्शन लड़ती है तो उन्हें वोटर के पास इस वक्त जाने की जरूरत भी जो है पार्टी लीडरशिप नहीं समझती। उनको पता है कि अगर गुपकार अलायंस हो जाता है तो लास्ट स्टेज पे भी अगर ये वोटर के पास जाएंगे तो उन्हें उस तरह की कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह उन्हें अलग अलग से करनी पड़ेगी। तो वो एक इनके पास प्लस पॉइंट है। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी बहुत पहले से तैयारी कर रही है, बीजेपी बहुत पहले से अपने वोटर को कन्वीनियंस करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम यहाँ पे गुपकार अलायंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें तो आप जब भी देखेंगे आपको महबूबा मुफ्ती जम्मू में नजर आएगी, आपको महबूबा मुफ्ती चिनाब में नजर आएगी, राजौरी पुंछ में नजर आएगी, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू के हिस्सों में नजर आएंगे। तो ये जो लीडरशिप है, यहाँ की लीडरशिप, कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये दोनों जम्मू पे नजर रखे हुए। कश्मीर के ने लगभग मालूम है कि हम शायद इकट्ठे जाएंगे तो हमें कुछ परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है कि लोग जो है वो पीएचईडी को तस्लीम करेंगे और उनके हक में वोट डालेंगे। आगे खाई पीछे कुआं, ये लोगों के लिए बात है। देखिए, एक चीज हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी, लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लोगों को बहुत लग रहा था कि कुछ हटके होगा, विकास होगा, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें होंगी, लेकिन आम लोग मानते हैं कि उन्हें नाउमीदी ही मिली है, उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो इसके लिए उसके बाद जो कवानीन बने हैं, जो रेगुलेशन बनी है, उससे कश्मीर में लोग जो हैं वो बहुत कम सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। खासतौर पर नौजवान, जो युवा जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो कैडर जो है वो बहुत नाराज दिखाई दे रहा है। तो उनके पास साफ जाहिर है वो जाएंगे तो जाएंगे कहां। तो इसलिए यहां की बात अलग। हां, जम्मू में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, वो बीजेपी को भी करनी पड़ेगी, वो गुपकार के साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको करनी पड़ेगी, वो कांग्रेस को करनी पड़ेगी, वो दूसरी पार्टी को। सर, जहन में एक सवाल आ रहा है कि जब पंजाब के जो नताइज सामने आए, जैसे वहां पे पहले कहा जा रहा था कांग्रेस को फेवरेट करार दिया जाता था, फिर आप जो है वो कुर्सी पे आ गए हैं, उनके लीडर जो है उन्होंने वो जीत के आए हैं और एक बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। जिस तरह खबरें आ रही कि जम्मू पे असर पड़ सकता है आपका, क्या आप वाकई में मानते हैं कि जम्मू पे असर पड़ सकता है इन इंतखाबात का? क्योंकि कहीं ना कहीं कई लीडरों का नाम लिया जा रहा है कि जो आपके साथ जुड़ सकते हैं जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें। देखिए, आप बड़े लीडरों का नाम रहे हैं, साहब का वजीर का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक चीज हमें मानना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। ये पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं है, उत्तर प्रदेश की अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कम्युनलाइज्ड पॉलिटिक्स है तो यहाँ रीजनलाइज्ड पॉलिटिक्स है, या जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स है। यहाँ अगर कहें असदुद्दीन ओवैसी कश्मीर आएगा, वो यहाँ कामयाब नहीं हो सकता है। अपनी पार्टी अगर आती है तो उनको अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। जो अपनी आम आदमी पार्टी अगर वो जम्मू आती है तो उन्हें अपना स्टैंड जो है उसमें बहुत ट्विस्ट लाना पड़ेगा। और इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो मुल्क में अपनी सियासत बढ़ाना चाहती है। तो एक जम्मू कश्मीर के छोटे से इलाके के लिए वो अपनी
स्ट्रेटजी तब्दील नहीं करेगी तो इस वक्त नहीं माना जाता है कि उतना असर जम्मू में ये जो आम आदमी पार्टी है उसका पड़ सकता है। हाँ, कुछ वोट शेयर वो भी लेगी, लेकिन बड़ा असर देखना शायद अभी इस इलेक्शन में मुमकिन सी बात है, क्योंकि जम्मू से लेकर कश्मीर तक विकास की भी सब डिमांड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है, कुछ रीजनल पॉलिटिक्स है। ये सारी रीजनल पॉलिटिक्स, ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स सारे किए किराए पर पानी फिर देती है किसी बड़ी जमात के लिए। बिल्कुल सनम, क्योंकि कई बड़े लीडरान के स्टेटमेंट्स भी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट, उस पर हम 6 बजे वाले बुलेटिन में जरूर बात करेंगे और नाज़रीन तक बात पहुंचाएंगे। गुलाम नबी आजाद का जो स्टेटमेंट है वो क्यों मुख्तलिफ है आज के डेट में। सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने के लिए नाज़रीन तक। सनम एजाज हमारे साथ ही तफसीलात दे रहे थे, अवाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे कि जो सियासत अब जम्मू कश्मीर में हो रही है वो किस तरह की हो रही है, मुख्तलिफ नजर आ रही है। जहां जम्मू में बीजेपी ने अपनी कोशिश जो है बढ़ाई है, फारूक अहमद खान को एक बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, उसको बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही है, जो सनम ने जिस बात की तस्दीक की है कि पीएजीडी इंतखाब इकट्ठे जो है लड़ सकती है, इस तरह की खबरें आ रही है। जो सोर्स बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में कि इंतखाबात जो है वो मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ हासिल हो सकता है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर इंतखाब लड़ेगी जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर में उनको वाजिया अक्सर मिलने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आज 21 मार्च है और आलमी तौर पर आज नवरोज आलम भी मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ शजरकारी का दिन भी मनाया जा रहा है और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आलमी सतह पे आज मनाया जा रहा है। और साल की बात करें तो हर साल इस तरह के ये आलमी सतह पर मनाया जा रहा है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आलमी सतह पर, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है। और आज भी वादी में मुख्तलिफ जगहों पर शजरकारी प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है, सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी। कई जगहों पे जो इंतजामिया है उन्होंने शजरकारी की और लोगों से कहा कि वो फॉरेस्ट जो है वो किस तरह बचाए। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अब अवाम भी सवाल करने लगी हैं, क्योंकि अवाम का कहना है सब सोना जो है उसको लूटा जा रहा है, उसकी कहीं हिफाजत नहीं हो रही है। अगर हम कश्मीर सूबे की जंगलात की बात करें, पीर पंचाल डिवीजन की बात करें या बाकी जंगलात की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो सब सोने की लूट है वो अभी भी जारी है। इस पे लोगों ने सवाल खड़े किए। आप दिन मना रहे हैं शजरकारी के, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के दिन मना रहे हैं आप, मगर जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सरकार कितनी सीरियस है, इस पे कहीं ना कहीं आवाम बात कर रही है। हम आवाम की बात आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आज तो यूमी शजरकारी है, ये तो ज़मीनी सतह पर मतलब आगे तो अमलाया नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट्स है हमारे कश्मीर रीजन के, उसमें रिथलेस फेलिंग्स हुई है नामासाइड हाल। और आज भी ये मिलने को आता है बहुत सारी जगहों को कि मतलब आज भी कटिंग हो रही है। इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रोक लगानी चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि जो हमारा सबज सोना है वो बच सके। जो हमारा जिला शोपियान है इसमें मतलब स्मगलर ज़्यादा है, इन्होंने मतलब इस जंगलात को लूटा है। यहाँ बहुत से एरिया है कि जो अनपोश तेली वन पोश, तो उस टाइम मीडिया नहीं था, तो ये जो हमारी तवारीख है, हमारे कश्मीर की जो तवारीख है, उस टाइम से ये चला आ रहा था। मगर कुछ नामसाइद हालात की वजह से जो जंगलों की जो बेतहाशा कटाई हुई है, तो इसके जिम्मेदार खुद लोग भी हैं और जंगलात डिपार्टमेंट भी हैं। हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ इसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। अपने जो इसके डिपार्टमेंट मुंसलिक हैं, जो जंगलात डिपार्टमेंट इससे मुंसलिक है, उनसे भी गुजारिश है, चीफ कंजर्वेटर से भी गुजारिश है, वो जंगलात को बचाए। अगर आप एक तरफ शजरकारी मुहिम चला रहे हो तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि हमारे जंगलात की कटाई किस तरह हुई है। तो ये नामसावाद हालात की वजह से ये जो हुई है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि बिल्कुल अनपोश तिल ये वन पोश, मगर हमने किस तरह इसकी हिफाजत की है ये आपके सामने आया है। अब कहीं ना कहीं आम लोग, सिविल सोसाइटीज के जो जिम्मेदारान हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप दिन मना रहे हैं शजरकारी का, मगर शजरकारी के साथ साथ
जो आपका अवलीन फर्ज है जंगलात की हिफाजत, उसके लिए सरकार कितनी मुतहरिक है, उसके लिए इंतजामिया या महकमा कितना मुतहरिक है। क्योंकि आए रोज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जंगलात में जो सब्ज सोने का कटाव हो रहा है और उसकी रोकथाम के लिए कोई खास इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अगरचे फोर्सेस भी बनाए गए हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाया गया कई साल पहले, या रिक्रूटमेंट जो लाई गई है जंगलात को बचाने के हवाले से, मगर फिर भी उस तरह का बचाव नहीं हो रहा है जो उम्मीद लगाई जा रही थी। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे जिला कुपवारा के हवाले से। साधना टॉप पे आज एवलांच हुआ है। बर्फ के तोदे जो है वो नीचे आए और बर्फ की तोदों की जद में एक सोमो गाड़ी आई है और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 8 मुसाफिर सवार थे, जिनको जो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और आर्मी और जो इंतजामिया जिला कुपवारा की, उन्होंने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। मार्च के महीने में यह एवलांच हुआ है। रीजन आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों में सख्त गर्मी थी यहां पे, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस तरह के एवलांच जो है वो आ सकते हैं। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां पे? क्या रोड को क्लियर किया गया है? साधना टॉप पे जो ट्रैफिक वहां पे फंसा हुआ है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी शमीम अहमद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। शमीम, बताइए अभी की क्या कुछ सूरत हाल है वहां? साधना टॉप पर ट्रैफिक जो बंद पड़ा था उसको छोड़ दिया गया है? जी सईदरू, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान जो है एक सुमो गाड़ी टंगड़ा से जो है कुपवारा की तरफ आ रही थी। तो जो ही वो साधना टॉप के करीब पहुंचने वाली थी तो वहां पर जो है बर्फ के तोदे गिर आए और उस जद में आकर जो है ये गाड़ी जो है वो तकरीबन नीचे 2 से 3 फुट जो है खाई में गिर गई है। हालांकि इसमें जो है 8 मुसाफिर इसमें थे जो सवार थे, इसमें ड्राइवर समेत। तो कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम पे हुआ है और उनको बचाया गया है। हालांकि इसमें जो है एक लेडीज जो है उसकी जो है हेड इंजरी हुई है और उसको जो है कुपवारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। वही अगर हम बात करेंगे कि जिला इंतजामिया से हमारी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है आज अचानक इस तरह का वाकया पेश आया है क्योंकि मौसम में जो है तब्दीली आई है। ड्राइवरों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है और उनको जो है जितने भी कंट्रोल रूम सड़कों पर कायम किए गए हैं, जिस तरह से बीकन है या फौज के कंट्रोल रूम है, उनसे पहले राब्ता करना चाहिए, उसके बाद जो है इन सड़कों पर सफर करना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल शमीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। साधना टॉप के हवाले से वहां पे एवलांच हुआ है, बर्फ के तोदे गिरा है, जिसके बाद हादसा पेश आया एक सोमो गाड़ी को, और वहां पे जो उस गाड़ी में सवार लोग थे उनकी जानें तो जरूर बच गई है, मगर कुछ लोगों को जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब सरकार ने कहा कि जो भी गाड़ी इस रोड पे से गुजरेगी उनको एहतियात करने की जरूरत है और जो कंट्रोल रूम वहां पे कायम किए गए हैं उनसे पहले राब्ता जरूर करें। महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से आज मौसम बहार की आमद के सिलसिले में श्रीनगर के ज़ौरा ज़ेवन इलाके में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। मौसम बहार की आमद है और इस सिलसिले में आज इस प्रोग्राम का वहां पर इनेकाद किया गया। एजाज अहमद भट्ट जो कि डायरेक्टर जनरल जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को लेकर अपनी बात रखी है और इसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर ने भी मीडिया नुमाइंदों के साथ इस मामले को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर बात की है। हमने आम लोगों को भी दी थी। तो यहाँ ज़ौरा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो फेस्टिवल आयोजित किया जश्न बहार, उसके 2 मकसद थे। एक तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, एग्रो हॉर्टी टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देना। टूरिस्ट को इतना ही पता है कि हमारे यहाँ एक ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन इतनी ही खूबसूरती हमारे जो रेगुलर ट्रेडिशनल यहाँ के जो लोकल गार्डन्स है उनमें भी रहती है, चाहे बादाम का है, पीच का है, प्लम का है। पत्ते हार्डली रहते हैं और खूबसूरत फूल जो है पिंक और सफेद कलर के दिखते हैं। इवन रेगुलर जब एप्पल्स लगते हैं पेड़ों को तब भी एप्पल के ऑर्चर्ड्स काफी फेमस
काफी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो टूरिस्ट जो है इन बागातों में आ जाए, ये जो खास करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ आकर के जो जश्न बहार है जो अभी कम से कम 10-15 दिन चलेगा, उसमें भी शिरकत करे, देखे कि उतनी ही खूबसूरती ट्यूलिप इतनी ही खूबसूरती इन गार्डनों में है। दूसरा मकसद था कि यहाँ के जो लोकल हमारे जो हॉर्टिकल्चर ग्रोवर्स है उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ अवगत कराए। आज 21 मार्च है, नवरोज का दिन है। नवरोज के चलते मैं सभी को बधाई देता हूँ। 21 मार्च को दिन बड़ा होने लगता है 21 जून तक, तो जितना सनराइज ज्यादा टाइम पर रहता है उतने हमारी जो फलों को फूलों को पत्ते आते हैं और उनको बहार आती है। हर एक बागात में अब डिवीडिंग शुरू हो जाएगी, स्प्रे की एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने सोचा कि उनको चलिए नाज़रीन, सर्दियों का मौसम खत्म हुआ और बहार की आमद है और बहार अब शुरू हो गया है। और मौसम की बेहतरी के हवाले से भी बात करें तो वादी में भी अब मौसम जो है वो बेहतर हो चला है। मगर डेवलपमेंट जो बार बार बात कही जा रही है कि डेवलपमेंट जो है वो रफ्तार पकड़ लेगी और सर्दियों के मौसम में कुछ ज्यादा नहीं हो सका। और अगर हम वादी की बात करें तो सड़कों की खस्ताहाली को लेकर यहाँ का आवाम काफी परेशान है, क्योंकि बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पे सड़कें खस्ता है और जिनको ठीक भी नहीं किया जा रहा है। और 2-3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो इंतजामिया ने कहा था कि जो ही सर्दियों का मौसम खत्म होगा तो सड़कों की मरम्मत को लेकर जो है काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथी ने यही मामला जो है डिवीजन कमीशन कश्मीर की नोटिस में लाया कि अब इंतजामिया कब काम करेगी शुरू सड़कों की मरम्मत को लेकर। जो सड़कें खस्ता है या जो सड़कें नई तामीर करनी है उनको लेकर सरकार के पास, इंतजामिया के पास क्या कुछ प्लान है, उसको लेकर सवाल पूछा। तो डिवीजन कमिश्नर कश्मीर ने क्या जवाब दिया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले साल भी जो है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं कि 8000 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग पहली बार हुआ था और इस साल का प्लान भी जो है हमारा उतना ही है। इस साल क्योंकि विंटर थोड़ा सा अर्ली खत्म हुआ है, समर जल्दी आ गया है, तो हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।